हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आपको अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है हर बार की तरह, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की जो चौथी पोएम है, यानी कि जिसका नाम है आ रोड साइड स्टैंड। यानी कि इस पोएम में बहुत ही अच्छी बातें बताई गई हैं, जैसे कि हम बहुत लोगों को देखते होंगे जो कि गरीब होते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी चौराहे पे या फिर किसी भी नुक्कड़ पे क्या करते हैं, दुकान खोल लेते हैं, एक गुमटी खोल लेते हैं। तो उन्हीं की दशा का वर्णन किया गया है। आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो एक रोड साइड जितने भी गुमटी खोलते हैं, जो दुकानें खोलते हैं, उनकी दशा क्या क्या होती है, वो कितने दयनीय होते हैं। मतलब उनको लगता है कि यार काश कोई आता मेरी दुकान सामान खरीदता, तो उनको काफ़ी पैसे मिलते, उनको अच्छा लगता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट से बीतती है, ये सब कुछ वर्णन किया गया है। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छी लगने वाली है और मैं इसको बहुत डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ। आई होप कि आपको बहुत 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 पसंद आने वाली है। एक एक लाइन का अर्थ बताऊंगी, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, और हर मीनिंग को मैं आपको बताती रहूंगी, ताकि आपको कोई भी लाइन, कोई भी मीनिंग ऐसी ना हो कि जो कि आपको समझ ना आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको हर मीनिंग समझ में आएगी और हर लाइन का अर्थ समझ में आएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, ये है फर्स्ट पैराग्राफ, और फर्स्ट पैराग्राफ और जो बाकी के पैराग्राफ है उनको मैं कैसे पढ़ाऊंगी कि एक लाइन बताऊंगी और उसका अर्थ बताऊंगी और उसकी वर्ड मीनिंग, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और ऐसे जो अगर मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ा के फिर उसकी वर्ड मीनिंग बताऊंगी, फिर उसका अर्थ बताऊंगी, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं एक एक लाइन पढ़ती हूँ, उसकी वर्ड मीनिंग बताती हूँ, उसका अर्थ बताती हूँ। तो आप पढ़िए और मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो लिटिल मतलब होता है छोटा, ओल्ड मिस होता है पुराना, हाउस मतलब होता है घर, आउट मिस होता है निकलना या जाना, और लिटिल मतलब छोटा, मैंने अभी आपको बताया। न्यू मतलब होता है नया, शेड मतलब होता है छप्पर। तो छप्पर का मतलब क्या है, जो गांव में अगर आपने देखा होगा तो घर के बाहर जो रखा जाता है, जो कि खरपतवार से बनाया जाता है, उसको छप्पर कहते हैं। तो यहाँ पे अर्थ क्या निकलता है, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि एक छोटा सा घर था, वो कैसा था, आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, मतलब उस घर के बाहर क्या था कि एक नया छप्पर रखा गया था। तो यहाँ पे जो पूरी लाइन का अर्थ था वो कैसा है कि वहाँ पे एक छोटा घर था जिसके बाहर क्या था कि एक छप्पर रखा गया था। तो ये अर्थ निकलता है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन में क्या कहते हैं, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड। तो यहाँ पे जो इसकी वर्ड मीनिंग है वो जान लेते हैं। फ्रंट मतलब होता है सामने, और एज मतलब होता है किनारे, रोड मतलब होता है रोड, आपको पता ही है। ट्रैफिक मतलब होता है यातायात, स्पीड मतलब होता है गति। तो यहाँ पे जो अर्थ निकलता है वो मैं आपको बताती हूँ। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, तो मतलब क्या बताया गया कि रोड के किनारे सामने की ओर, वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ पे क्या है कि यातायात गति कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और उसके बाद जो तीसरी लाइन है उसको मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो तीसरी लाइन है उसको पढ़ते हैं, आ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड। तो यहाँ पे जो इसकी वर्ड मीनिंग है वो जानते हैं। रोड साइड मतलब होता है कि मतलब जो रोड है उसके बगल में, स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, लेकिन यहाँ पे दुकान के खड़े होने से अर्थ लिया गया है। पैथेटिकली मतलब होता है दयनीय रूप से, प्लीड मतलब होता है प्रार्थना करना। तो यहाँ पे अर्थ क्या निकलता है कि आ रोड साइड स्टैंड, जो रोड के बगल में जो दुकान है, दैट की, टू पैथेटिकली मतलब होता है बहुत दयनीय रूप से, प्लीड मतलब होता है प्रार्थना करती। तो यहाँ पे अर्थ क्या निकलता है कि जो रोड के बगल में जो दुकानें हैं वो बहुत ही दयनीय रूप से क्या करती है, प्रार्थना करती। कैसी प्रार्थना करती वो मैं आगे चौथी लाइन है उसमें बताती हूँ आपको। तो चौथी लाइन में क्या कहा गया है कि इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पे इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो जानते हैं। नॉट मतलब होता है नहीं, फेयर मतलब होता है उचित या निष्पक्ष, से मिस होता है कहना, डॉल मतलब होता है खैरात में कोई चीज़ मिलना, उसको डॉल कहते हैं, और ब्रेड मतलब होता है रोटी। तो यहाँ पे इस लाइन का अर्थ क्या निकलता है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, फॉर
अ डॉल ऑफ ब्रेड, मतलब कि जो दुकानदार है वो खैरात में रोटी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि कोई आए उनकी दुकान पे सामान ले और फिर उनको पैसे दे। तो वो खैरात में कोई चीज़ नहीं होती। खैरात का मतलब ये होता है कि कोई आए और हमको मतलब बेवजह पैसे दे के चला जाए, तो उसको कहते हैं खैरात में मिले हुए पैसे। लेकिन जब वो सामान देंगे उसके बदले पैसे लेंगे तो वो खैरात में नहीं है। तो वही राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि उन्हें खैरात में रोटी चाहिए, मतलब उन्हें खैरात में पैसे नहीं चाहिए, बल्कि सामान देंगे तो पैसे लेंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है। इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। हम जो आगे लाइन है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो अगली लाइन है उसमें क्या कहा गया है कि बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स। तो यहाँ पे जो इसकी वर्ड मीनिंग है वो जान लेते हैं। सम मतलब होता है कुछ, मनी मिस होता है पैसा, कैश मतलब होता है तुरंत। आपने सुना होगा या आपने जब शॉपिंग करते होगे तो लिख के आता होगा कैश डिलीवरी, मतलब तुरंत पैसे देना है। तो वही यहाँ पे कैश मतलब होता है तुरंत पैसे देना, और फ्लो मतलब होता है प्रवाह, और सपोर्ट मतलब होता है सहारा देना। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकलता है, बट लेकिन फॉर सम ऑफ द मनी, वह कुछ पैसे चाहते हैं, किसके लिए, द कैश मतलब तुरंत चाहते हैं कुछ पैसे, हु फ्लो सपोर्ट जो कि उन्हें सहारा देता है। अगर जो दुकानदार है वो पैसे नहीं लेगा और सामान देगा तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर कोई दुकानदार अगर सामान देता है उसके बदले पैसे लेता है तो उसको सहारा रहता है कि हाँ आज मुझे रोटी मिलेगी क्योंकि मेरे पास आज पैसे, आज मैं सामान लेके जाऊंगा अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। तो वो वहीं पे इसका अर्थ यही निकलता है कि वो चाहता है कि कुछ पैसे कोई देगा तो वो उसके लिए सहारा होगा। तो इस पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है उसमें क्या कहते हैं, द फ्लावर ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदनिंग फेंट। तो यहाँ पे जो इसकी वर्ड मीनिंग है वो जान लेते हैं। फ्लावर मतलब होता है फूल, सिटीज़ मतलब होता है शहर, सिंकिंग मतलब होता है डूबना, और विदनिंग मतलब होता है मुरझाना। तो यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं, द फ्लावर ऑफ सिटीज़, जो शहरों के जो फूल है। अब फूल से क्या अर्थ लिया गया है, फूल मतलब यहाँ पे अर्थ लिया गया है जो सिटी के जो बड़े लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, फ्रॉम सिंकिंग, वो डूबना मतलब डूब रहे हैं, और विदनिंग मतलब मुरझा रहे हैं। मतलब जब वो दुकानदार है जो रोड के साइड में दुकान खोले हैं उसके पास कोई आ नहीं रहा है, तो वो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं कि मतलब बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। लेकिन जो बगल में रोड साइड बगल में जो दुकान होती है वहाँ से शॉपिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो भले ही महंगी चीज़ खरीद ले पर सस्ती चीज़ें खरीदना उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो जाते नहीं उस दुकान पे। तो वही यहाँ पे कह रहे जो बड़े लोग हैं वो डूब रहे हैं, मुरझा रहे हैं। तो वही राइटर यहाँ पे कह रहा है। तो आपको समझ आ रहा होगा। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें बताया गया है, द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अ हेड। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो पॉलिश्ड मतलब होता है चमचमाती, ट्रैफिक मतलब होता है यातायात, यानी कि यातायात में गाड़ी चलेंगी। तो यहाँ पे गाड़ी से अर्थ लिया गया है। पास्ड मतलब होता है गुजरती है या गुजरना, और माइंड मतलब होता है मस्तिष्क, आ हेड मतलब होता है मंजिल को लेकर, मतलब मस्तिष्क में सोचते रहना कि हाँ मुझे वहाँ जाना है, तो वहाँ उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ है वो क्या कहते हैं, द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अ हीट। तो यहाँ पे कहा गया है जो चमचमाती जो गाड़ियाँ होती हैं वो क्या करती है, गुजरती हैं किसके साथ, विद अ माइंड अ हीट, मतलब अपने मस्तिष्क में मंजिल को लेकर। मतलब जो ट्रैफिक वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि हाँ मुझे वहाँ जाना है, तो उनके दिमाग में चलता रहता है कि हाँ मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो वो बार बार देखा करते कि हाँ यहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे। तो वो वहीं पे ऐसे बताया गया है। आगे क्या कहते हैं, और if ever aside a moment then out a shot at having the landscape marred with द आर्टलेस पेंट। तो यहाँ पे जो इसकी वर्ड मीनिंग है वो जान लेते हैं। तो ईवर मतलब होता है कि एक बार, साइड मिस होता है किनारा, मोमेंट मतलब होता है क्षण, देन मिस होता है तब, और यहाँ पे बात किया जाए मार्ड मतलब क्या होता है कि खराब करना, आर्टलेस मतलब होता है कि बिना आर्ट वाला, मतलब जिसके पास कोई कला नहीं होती वो, पेंट मतलब होता है कलर। तो यहाँ पे अर्थ क्या निकलता है, और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, अगर वो एक बार के लिए सोच भी लेते हैं या उनके मन में ख्याल तो चलो देख लेते हैं, तो क्या होता है देन तब, आउट ऑफ शॉट
एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद अ आर्टलेस पेंट। तो जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी पेंट उनके पास होता है, बस उससे कुछ ना कुछ लिख देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब कि आर्टलेस होंगे, तो वो आर्ट के मार ज्ञाता होंगे, तो फिर वो अच्छे से पेंट मंगाएंगे तो उससे लिखेंगे। अब गरीब लोग हैं तो गरीब लोग गरीब की तरह ही रहेंगे। जैसे कि अगर मान लो उनके पास पैसे नहीं है तो जो भी पेंट होगा घर में उससे वो अपनी दुकान में लिख देंगे कि हाँ मेरा नाम ये है और मेरी दुकान में ये मिलता है। तो वही जो अमीर लोग होते हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता है। वो ये सोचते हैं कि कैसे लोग हैं, मतलब ये बिना आर्टलेस हैं और ये कैसे एकदम भद्दे तरीके से लिख रखा है, तो वो ऐसे सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पे जो यानी कि जो पोएट है वो यही कह रहे हैं कि वो इस चीज़ को देख के चिढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है और आगे क्या कहते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो आगे लाइन में क्या कहते हैं कि ऑफ साइन दैट विद नॉट टर्न रॉन्ग अ साउथ टर्न रॉन्ग। तो यहाँ पे जो अमीर लोग होते हैं जो कि गुजरते हैं उस साइड से, तो साइन मतलब यहाँ पे क्या है कि चिन्ह। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये उन चिन्हों को देख के भी चिढ़ जाते हैं। कैसे चिन्ह? जो कि नॉर्थ टर्न रॉन्ग साउथ टर्न रॉन्ग। तो मतलब जो कि नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ जो गलत तरीके से मुड़ते हैं ना मुड़े, तो उस चिन्ह को देख के भी वो मतलब चिढ़ जाते हैं। जो कि साउथ की तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ बताया गया है कि जो गलत तरीके से मुड़ते हैं वो ना मुड़े, उस चीज़ को देख के भी वो चिढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो आगे क्या कहते हैं कि ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑफर्ड मतलब होता है कि ऑफर करना किसी को, मतलब बेचना, और सेल मतलब होता है बिक्री, वाइल्ड मतलब होता है जंगली, बेरीज मतलब होता है जामुन, वुडन मतलब होता है लकड़ी, क्वार्ट्स मतलब होता है पेटी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो बिक्री के लिए बेच रहे होते क्या, जंगली जामुन, किसमें, लकड़ी की पेटी में। तो यहाँ पे अर्थ निकलता है कि जो वो दुकान खोलते हैं रोड के किनारे वो क्या कर रहे होते हैं कि वो बिक्री के लिए जामुन बेच रहे होते हैं जो कि जंगली होते हैं, और वो उस लकड़ी की पेटी में बेच रहे होते हैं। तो आगे क्या कहते हैं इस पैराग्राफ में मैं आपको वो बताती हूँ। तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि आर क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्रूस विद सिल्वर वार्ड्स और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन स्कैन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि क्रूक मतलब होता है कि मुड़ी हुई, नेकेड मतलब होता है गर्दन, गोल्डन स्क्रूस मतलब होता है कि सुनहरा जो सरपत होता है उसकी बात की गई है, सिल्वर वार्ड्स मतलब होता है चांदी जैसा उभार, और ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता, रेस्ट मतलब होता है ठहरना, और ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, माउंटेन मतलब होता है पर्वत। तो यहाँ पे आगे अर्थ क्या निकलता है कि जो उनकी मुड़ी हुई गर्दन वाले थे वो कैसे थे, मर्तबान, सुनहरे, शीतल शरबत कैसे थे, चांदी जैसे उभार निकले हुए थे। तो यहाँ पे ये अर्थ निकलता है। और आगे के क्या कहते हैं कि आर ब्यूटी रेस्ट, और जो उनकी सुंदरता थी वो ठहरी हुई थी, वो आराम करी थी, कैसी थी, इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन स्कैन। तो वो कैसे लग रहे थे कि वो सुंदर पर्वत दृश्य पर आकर ठहर रही थी। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें क्या कहते हैं कि यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन। तो यहाँ पे जो इसकी वर्ड मीनिंग है वो जानते हैं। सबसे पहले मनी मतलब होता है पैसा, वांट में से होता है चाहना, मीन मतलब होता है कंजूस। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यू हैव द मनी मतलब तुम्हारे पास पैसा है, बट लेकिन इफ़ यदि, यू वांट टू बी मीन यदि आप कंजूस होना चाहते हैं, व्हाई तो क्यों, कीप योर मनी तो आप क्यों पैसा रखते हो, विद क्रूसली मतलब क्रोधित होकर राइटर पूछते हैं, एंड गो एलोन तो वो कहते हैं कि अगर आपको कंजूसी बनना है तो आप बिना रुके यहाँ से सीधा चले जाओ। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो अगली लाइन है उसमें क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। तो यहाँ पे वो जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पे भूदृश्य है यानी कि जो दुकानदार है वो दुकान लगा के बैठे हैं, जो उसका भूदृश्य है उसको कष्ट नहीं देता है। मतलब जो वहाँ का भूदृश्य दिखाई दे रहा है, जो राइटर हैं वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे इस जो भूदृश्य जो हमें दिखाई दे रहा है इससे मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। वुड नॉट बी माई कंप्लेंट और मेरी कोई कंप्लेंट भी नहीं है, मतलब मेरी कोई शिकायत भी नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सारो ऑफ वाट इज अनसेड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो राइटर है वो दुख मतलब बता रहे हैं कि उन्हें दुख हो रहा है देख के
उनके विश्वास को देकर, किनके विश्वास, जो यहाँ दुकान लगा रहे हैं उनका जो विश्वास है कि हाँ मैं रोज सुबह आऊँगा, दुकान खोलूँगा, कोई ना कोई तो आएगा जो मेरी दुकान से सामान लेगा, तो उनके इस विश्वास को देख के राइटर को दुख होता है ऑफ व्हाट इज अनसेड, जो कि कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं और आगे क्या कहते हैं, हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हेयर, यहाँ फार मतलब होता है दूर, फ्रॉम द सिटी मतलब शहर से दूर, यहाँ शहर से दूर, वी मेक हमने बनाया है, आवर हमारा, रोड साइड स्टैंड मतलब हमारी रोड साइड, जो रोड के किनारे जो दुकान है वो उन्होंने बनाया है शहर से दूर। तो यहाँ पे ये कहा गया, आगे क्या क्या कहते हैं कि एंड आस्क, और वो पूछते हैं, फॉर सम सिटी मतलब कुछ शहर वालों से, मतलब कुछ शहर वालों से वो क्या कहते हैं कि मनी, वह कुछ पैसा चाहते हैं, टू फील महसूस करने के लिए, इन हैंड अपने हाथों में। तो वो कहते हैं कि वो कुछ चाहते, जो शहर वाले हैं उनसे कुछ पैसा चाहते हैं, टू फील महसूस करने के लिए, इन हैंड मतलब अपने हाथों में। जो दुकानदार हैं वो बस इतना चाहते हैं कि वो जब दुकान खोले तो शहर वाले आए, उनसे कुछ सामान ले, उनसे कुछ पैसा वो दुकानदार चाहते हैं। तो क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अपने हाथों में पैसों को महसूस करें। तो वो ये यहाँ पे कह रहे हैं और आगे क्या कहते हैं कि टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो प्रयास करते हैं, टू नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड मतलब वो प्रयास तो करते हैं लेकिन वो उनका विस्तार नहीं हो सकेगा उन पैसों से। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं, आगे क्या कहते हैं कि एंड गिव अस, और वो हमें प्रदान करते हैं, द लाइफ जीवन को, ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो प्रदान करते हैं इन लाइफ मतलब द लाइफ मतलब जीवन को, और आगे क्या कहते हैं कि ऑफ द मूविंग पिक्चर्स, जो पिक्चर में क्या होता है कि जो तस्वीरें होती है वो चलती हैं। तो वही यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है, कौन प्रॉमिस कर रहा है, दैट द पार्टी, जो पार्टी की जो पावर है, इन मतलब इन में पावर मतलब होता है जो सरकार की जो पावर है वो उनसे प्रॉमिस करती, क्या प्रॉमिस करती है, इस सेड कहती है, टू बी कीपिंग फ्रॉम अस मतलब कि वो उन्हें, जैसे पिक्चर में होता है कि तस्वीरें चलती हैं वैसे वो उनके जीवन को चलाएंगी, वो ऐसा प्रॉमिस करती है। पर ऐसा होता तो नहीं है क्योंकि सरकार अपने काम लगी रहती है। इसलिए जो दुकानदार होते हैं जो रोड के किनारे लगाते हैं वो क्या करते हैं कि वो बस इतना चाहते हैं कि जब उनकी दुकान खुले तो शहर से कुछ लोग आए उनसे सामान खरीदें, लेकिन सरकार जो उनसे वादा करती है वो पूरा तो करती नहीं क्योंकि ऐसा होता रहता है। तो ये यहाँ पे कहा गया। आई होप कि आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा। हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो अगला पैराग्राफ है उसमें क्या कह रहे हैं, इट इज़ इन द न्यूज़, या समाचारों में है, दैट की ऑल दीज पिटीफुल कीन। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि पिटीफुल मतलब होता है दयनीय, कीन मतलब होता है सगे संबंधी। तो जो समाचारों में क्या है, सगे संबंधी दयनीय लोग हैं। तो आगे क्या कहते हैं कि आर टू बी बॉट आउट, बॉट आउट मतलब क्या होता है कि खरीद लेना किसी की संपत्ति को, तो उसको बॉट आउट कहते हैं। एंड मर्सीफुल मतलब होता है दयापूर्वक, और गैदर्ड मतलब होता है इकट्ठा करना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि उन लोगों की ज़मीनों को खरीद लिया जाएगा, एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन, और उन्हें दयापूर्वक इकट्ठा किया जाएगा, टू लिव रहने के लिए, इन विलेजेस मतलब गाँव में रहने के लिए उन सबको दयापूर्वक इकट्ठा किया जाएगा, उनकी जो संपत्ति उनको खरीद लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है। आगे क्या कहते हैं, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो उन लोगों की जो संपत्ति वो इकट्ठा कर लेंगे मतलब उनसे ले लेंगे, खरीद लेंगे, तो क्या करेंगे, उनको इकट्ठा किया जाएगा विलेज में रहने के लिए। तो जो उनका विलेज होगा वो कहाँ पे होगा, वो समीप होगा किसके, थिएटर और स्टोर मतलब गोदाम के समीप होगा। तो ये यहाँ पे इस लाइन का अर्थ निकलता है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मैंने आपको सारी वर्ड मीनिंग बताई, हर लाइन का अर्थ बताया है। अब मैं आगे जो पैराग्राफ है उसको स्टार्ट करती हूँ, मतलब इसी के आगे जो लाइन है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, वेयर मतलब होता है जहाँ, दे मिस वे, वुड नॉट हैव टू थिंक मतलब जहाँ वो रहेंगे वहाँ उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है, फॉर देमसेल्फ एनी मोर मतलब किसी भी समय उन्हें अपने बारे में सोचने के लिए कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ये कहा गया है। आगे क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि while greedy good doers beneficent beasts of prey। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, greedy मतलब होता है लालची, और good मतलब होता है अच्छे लालची लोग, और डूअर्स मतलब आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बेनिफिशिएंट मतलब होता है लाभकारी, और बीट्स मतलब होता है जानवर, प्रे मतलब होता है शिकार करना। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकलता है, व्हाइल ग्रीडी गुड डूअर्स मतलब जो गुड मतलब अच्छे जो लालची लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बेनिफिशिएंट लाभ के लिए क्या करते हैं, बीट्स ऑफ प्रे मतलब शिकार करते हैं लोगों का। तो जो अच्छे लालची लोग होते हैं वो लाभ के लिए मतलब शिकार कर लेते हैं। तो शिकार किसका करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं मतलब जो गरीब लोग होते हैं उनका। तो आगे क्या कह रहे हैं कि, तो यहाँ पे जो आगे लाइन है उसमें क्या कह रहे हैं कि स्वाम मतलब होता है मंडराना, ओवर मतलब होता है ऊपर, देयर लिव्स मतलब होता है उनके जीवन पर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो मंडराते रहते हैं उनके जीवन पर। इनफॉर्सिन मतलब होता है कि वो क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। बेनिफिट्स मतलब होता है फायदे के लिए। दैट की आर कैलकुलेटेड वो गणना करते रहते हैं। टू सुदे मतलब कि शांत करने के लिए। देम आउट ऑफ देयर विट्स मतलब उनकी बुद्धि को क्या करते हैं कि वो सोचा करते कि हाँ इनकी बुद्धि को कैसे हम इसको दबाते रहें, और कैसे वो सोचा करते कि हाँ हम अपने फायदे के लिए उनका शिकार करते रहें। तो वो ऐसे गणना किया करते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि एंड बाय टीचिंग देम और उनको सिखाते रहते हैं, उनको पढ़ाते रहते हैं। क्या करते हैं, हाउ टू स्लीप ऑल डे वो सिखाते हैं कि कैसे हम पूरे दिन सोते रहें। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग वह उनकी नींद को समाप्त कर देते हैं। एट नाइट मतलब रात की जो नींद है उसको समाप्त कर देते हैं। द एंशियंट वे मतलब जो प्राचीन समय से चलती आ रही है उसकी नींद को समाप्त कर देते हैं। तो आपको इस पैराग्राफ में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो जो अगला पैराग्राफ है उसमें क्या कहते हैं, समटाइम्स कभी कभी, आई फील मैं महसूस करता हूँ, माई सेल्फ स्वयं के बारे में, आई कैन हार्डली बियर मैं बहु मुश्किलों से सहन करता हूँ। द थॉट जो ये विचार है, सो मच बहुत अधिक, चाइल्डिश मतलब बचकाना है। लॉन्गिंग मतलब होता है चाहना। टू वेन मतलब होता है व्यर्थ में। तो जो ये विचार है कि मतलब लोगों की ज़मीन लेना, ये सब जो अमीर लोगों के जो विचार है वो बहुत ही बचकाने हैं, राइटर ये कह रहा है। तो आगे क्या कहते हैं, द सैडनेस जो ये उदासी है, दैट की लर्क मतलब होता है मंडराना या छुपी हुई होना। नियर मतलब होता है पास। द ओपन विंडो देयर मतलब जो खुली हुई जो खिड़की है वहाँ पे जो उदासी है वो मंडरा रही थी। मतलब यहाँ पे दुकान वालों की बात की गई है कि वो जो दुकान है वो खोल के बैठे हैं, जो उनकी जो दुकान खुली हुई है वो एक विंडो के समान है, और जो उस विंडो में क्या है कि उदासी मंडरा रही है कि कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, कोई सामान नहीं ले रहा है। तो वो यहाँ पे बताया गया है। आगे क्या कहते हैं, दैट की वेट्स वो इंतजार करते हैं, ऑल डे पूरा दिन, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर मतलब खुली प्रार्थना के साथ। प्रार्थना क्या करते हैं कि कोई आए उनसे सामान ले, तो वही वो कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, फॉर द क्वेरल मतलब आवाज़ के साथ, ऑफ ब्रेक मतलब कोई आवाज़ आए, कोई गाड़ी आए जो कि ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाएगा तो आवाज़ आएगी गाड़ी की, तो उसकी बात की गई है। ऑफ साउंड मतलब आवाज़ की। ऑफ अ स्टॉपिंग कार मतलब कार के रुकने की जो आवाज़ है उसका इंतज़ार करते रहते हैं। वो जो दुकानदार है वो सोचते हैं कि कोई कार आए, ब्रेक लगाए और वो आवाज़ उन्हें सुनाई दे। तो वो ये मतलब वहाँ पे जो राइटर है यानी कि जो पोएट है वो कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे वो महसूस करते होंगे। आगे क्या कह रहे हैं, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास मतलब यहाँ पे कह रहे हैं बहुत से मतलब हजारों स्वार्थी जो होते हैं, जो कारें जो स्वार्थी लोग होते हैं वो आते तो हैं लेकिन वहीं से गुजर जाते हैं, एक भी बार रुकते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हजारों स्वार्थी जो कारें होती हैं वो आती हैं और गुजर जाती हैं लेकिन एको बार वहाँ पे रुकती नहीं। तो यहाँ पे ये कहा गया है। अगला पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो अगला पैराग्राफ है उसमें क्या बताया गया है, जस्ट वन अ इंक्वायर वाट अ फार्मर्स प्राइस आर। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो दुकानदार है वो चाहता है कि जस्ट वन इंक्वायर कि कोई आए और उनसे पूछे वाट क्या, अ फार्मर्स प्राइस आर मतलब जो तुम बेच रहे हो उनकी जो प्राइस है वो कितनी है। वो ये चाहते कि कोई आए और उनसे पूछे कि जो सामान है उनका पैसा कितना है, तो वो चाहते कि ऐसा कोई पूछे। तो क्या होता है, एंड वन डिड स्टॉप और एक आता है व्यक्ति और रुकता है, बट लेकिन ओनली टू प्लाउ वो क्या करता है कि सिर्फ
जोतता है। प्लाउ मतलब होता है जोतना, यानी कि वो आता है, बस क्या करता है कि जोतता है। क्या करता है आगे, ग्रास मतलब घास को, वो आता है और सिर्फ घास जो वहाँ लगी है उसको जोतता है, मतलब कि घुमाव, अब जो उसकी गाड़ी वो घुमाता है तो उससे क्या होता है, जो वहाँ ग्राउंड की जो घास है वो जोत जाती है। तो वो सिर्फ इतना ही करता है। इन यूजिंग द यार्ड, जो कि वहाँ यार्ड में जो घास लगी थी, यानी कि जो आंगन में जो घास लगी थी उसको सिर्फ खराब करता है। टू बैक, मोड़ने के लिए, एंड टर्न अराउंड, और वापस चला जाता है। मतलब एक व्यक्ति आता तो है और दुकानदार देख के उसको खुश होता है, लेकिन वो क्या करता है, अपनी गाड़ी मोड़ता है और जो वहाँ आंगन में जो घास लगी थी उसको खराब करता है और चला जाता है। और आगे क्या होता है कि वहाँ पे एंड अनदर टू आस्क, और दूसरा आता है और पूछता है, द वे, रास्ते में आके वो दूसरा जो व्यक्ति है वो पूछता है, टू वेयर इट वाज बाउंड, मतलब कि वो क्या करता है कि वो आता है और वहीं पे रुक जाता है। बाउंड मतलब होता है थम जाना, रुक जाना, तो वहाँ पे आता है और रुक जाता है। एंड अनदर टू आस्क, और जो दूसरा आता है वो क्या करता है, पूछता है, कुड दे सेल इट आ गैलोन ऑफ गैस, क्या यहाँ पे एक गैलोन गैस मिलेगी। गैलोन क्या एक यूनिट है, तो यहाँ पे वही वो व्यक्ति आता है और पूछता है कि क्या यहाँ पे गैलोन गैस मिलेगी। दे कुड नॉट, वह कहता है कि नहीं, वो नहीं है, मतलब कि कुड नॉट, उसके पास वो नहीं है। दिस क्रूसली, वह क्रोधपूर्वक या विरोध करते हुए कहता है, दे हैड नन, वह कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है। डिड नॉट इट सी, वह कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। यहाँ पे राइटर बहुत ही गुस्से पूर्वक कहता है कि उसके पास गैलोन गैस नहीं, उतनी छोटी सी दुकान में कहीं गैलोन गैस मिलती, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता है, वो इतना कहता है। और उसके बाद क्या होता है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ है जो कि इस पोयम का, तो उसको पढ़ लेते हैं। नॉट इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ पेन, सॉरी गेन है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो कंट्री है, कंट्री का मतलब यहाँ पे दो चीज़ों से, पहला तो है कि देश का धन, और जो दूसरा है वो क्या है कि यहाँ पे देहात सबसे अर्थ लिया गया है। तो यहाँ पे दोनों कैसे आए वो मैं आपको बताती हूँ। नो इन कंट्री मनी मतलब कि कोई भी जो देश का धन है, द कंट्री स्केल ऑफ पेन मतलब कि जो देहात के लाभ का जो स्तर है वो कैसा होगा वो आगे बताते हैं। तो यहाँ पे जो अगली लाइन है उसमें क्या कहते हैं, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। तो इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो जान लेते हैं। रिक्विजिट का मतलब होता है आपेक्षिक, और लिफ्ट ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है उत्थान, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, फाउंड मतलब होता है पाना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो आपेक्षिक उत्थान का जो स्तर है वो कभी नहीं पाया जा सकता है। तो यहाँ पे इस लाइन का अर्थ ये निकलता है कि जो आपेक्षिक उत्थान का जो स्तर है वो कभी भी पाया नहीं जा सकता है। तो अगली लाइन है उसका अर्थ जानते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आगे लाइन है उसमें क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जो आर सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम टू कंप्लेन। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो देहात के जो लोग हैं इसीलिए उनकी जो आवाज़ है वो कंप्लेन मतलब विरोध जताते हुए दिखाई देती है। आई कैन नॉट हेल्प ऑनिंग टू ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपल एट वन स्टोक। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मतलब मालिक बनने में तो हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी जो सांत्वना है, रिलीफ मतलब होता है सांत्वना देना, लेकिन मैं तुमको एक ऐसे सांत्वना दे सकता हूँ जिससे क्या होगा कि तुम उससे क्या करोगे, वन स्ट्रोक मतलब होता है एक ही बार में होना। तो मतलब क्या करे कि मैं तुम्हें ऐसी सांत्वना दूंगा जिससे कि एक ही बार में क्या होगा कि तुम अपने सारे दुखों को भूल जाओगे। पेन मतलब होता है दुख, तो तुम सारे अपने दुखों को भूल जाओगे। आगे क्या कहते हैं कि एंड देन, और तब, नेक्स्ट डे अगले दिन, एज आई कम बैक, और जब मैं वापस आऊँ, इनटू द सेन मतलब क्या होता है कि मैं जब होशो हवास में दोबारा आऊँ तो क्या हो कि आई वंडर मुझे आश्चर्य हो, हाउ कैसे, आई शुड लाइक यू टू कम मी तुम मेरे पास आओ और कहो, एंड ऑफर टू पुट और तुम मुझे ऑफर दो या मेरे सामने ऑफर रखो कि कैसे, जनरली मतलब कोमलता या आराम पूर्वक, आउट
ऑफ माई पेन, मतलब जिससे कि मेरा सारा कष्ट जो है वो दूर हो जाए। तुम मेरे सामने एक ऐसा ऑफर रखो, मतलब जब जो गरीब लोग हैं जो कि दुकान खोलते हैं रोड साइड में, वो क्या करें, जब उनके कष्ट दूर हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो मतलब राइटर है वो भी चाहता है कि जब उनके कष्ट दूर हो जाएंगे तो मेरे भी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो वो ऐसे कहते हैं। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है पोएम पढ़कर तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ या फैमिली में कोई ऐसा बहन भाई है जो कि क्लास 12th में है तो उनके साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।